नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 15 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है मध्य प्रदेश का गीत। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 15 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 15 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ में मध्य प्रदेश का गीत दिया हुआ है, इसका हम गायन करेंगे। फिर इस गीत की जो पंक्तियां हैं इनका हम संदर्भ प्रसंग सहित हम भावार्थ समझेंगे। फिर अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 15 है और इस पाठ में आप क्या क्या सीखेंगे? अपने प्रदेश के प्रति गौरव की भावना, अंतर कथाओं की जानकारी और समानार्थी शब्द और मानक शब्द और लिंग ज्ञान भी इस पाठ के माध्यम से आपको होगा। तो सबसे पहले हम इस कविता का गायन करते हैं। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश, नदियों नदियों माँ की ममता, बिरछा बिरछा मेवा, सांची गौतम वाणी गूंजे उज्जैनी महादेवा, दंडक बीने बेर भीलनी प्रभु सत्कार विशेष, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। ऐसे आपको गाना है। मुनि अगस्त की सोम ऋचाएं, लोपा मुद्रा गाएं, विंध्या करे प्रणाम रोशनी सागर तक लहराए, पचमढ़ी वन फूल सजाए ध्रुपद सुता के केस, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आपको गाना है। चलेगा, अगले पेज में चलते हैं हम। अगली पंक्तियां हैं। भोज और विक्रम की गाथा गाए मालो माटी, आदि सभ्यता का प्रतीक है पूर्ण नर्मदा घाटी, कण कण धरती में बिखरे हैं पुरातत्व अवशेष, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। पाम खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा, शीशो ग्वालियर वक्ष मालवा चेतन पोरा पोरा, खजुराहो में जीवन हुल से धर पाथर का वेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रगति भंडारा मध्य प्रदेश। ग्राम स्वराज बापू का सपना गांव गांव उठा ले, गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले, भारी विद्युत यंत्र हमारे पहुंचे देश विदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। आगे। भारत भर के लोग यहाँ हैं, सबकी अपनी बोली, लेकिन हिंदी बनी हुई है सबकी प्रिय हमजोली, हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश, भारत माँ का हृदय हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। तो इस कविता को राजेंद्र अनुरागी जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो कवि परिचय जानते हैं। राजेंद्र अनुरागी का जन्म 16 फरवरी 1931 में हुआ था। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद पुणे के फिल्म प्रशिक्षण संस्था से फिल्म पटकथा लेखन प्रशिक्षण प्राप्त किया और शांति के पाखी कविता संग्रह लाल पुरस्कार प्राप्त सम्मानित कृति हैं और कविता के अतिरिक्त लघु उपन्यास, कहानी तथा कई गद्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार से हमने कवि राजेंद्र अनुरागी का परिचय जाना। अब इस कविता में कुछ शब्द हैं, उनका हम अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे और निश्चित रूप से फिर हमें इस पाठ में जो कविता दी हुई है इसका अर्थ हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रकृति का मतलब होता है वे सभी वस्तुएं जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया, ठीक है। सांची का मतलब रायसेन जिले में बौद्ध स्तूप के लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। उज्जैनी शब्द का मतलब महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का एक नगर है। दंडक का मतलब दंडक वन, जहां भगवान राम वनवास के लिए गए थे। भीलनी का मतलब भील जाति की स्त्री सबरी, ठीक है ना। चलिएगा अगले पेज में। मुनि अगस्त मतलब एक प्रसिद्ध ऋषि हैं और लोपा मुद्रा का मतलब मुनि अगस्त की पत्नी जो उनके साथ दक्षिण भारत गई थी। विंध्या का मतलब विंध्याचल मतलब विंध्य पर्वत से है यहाँ पे।
पचमढ़ी मतलब मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल जहां पांडव गुफाएं स्थित हैं। भोज का मतलब धार, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध राजा भोज। और विक्रम का मतलब उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट जिन्होंने विक्रम संवत का प्रारंभ किया। पुरातत्व अवशेष का मतलब पुरानी वस्तुएं जो जमीन में दबी मिलती हैं। गांधी सागर का मतलब चंबल नदी पर स्थित बांध, यहां बिजली बनाई जाती है। खजुराहो का मतलब मध्य प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल जहां पत्थर की मूर्तियां और मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। गौतम का मतलब भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध। अभ्यास में हम चलते हैं, यहां देखिएगा निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन कठिन शब्दों का जो अर्थ है आप शब्दकोश से छाट के लिखेंगे। भंडारा का मतलब भंडार ग्रह से है। वनफूल का मतलब जंगल के पुष्प। बिरछा का मतलब वृक्ष से है। और ऋचाएं का मतलब वेद मंत्र। और द्रुपद सुता का मतलब द्रौपदी से है। और सोम का मतलब अमृत। और लोपा मंद्रा से मतलब मुनि अगस्त की पत्नी। चेतन का मतलब सजीव। पोरा पोरा का मतलब कण कण। और हुलसे का मतलब प्रसन्न हुए। ढाले का मतलब अपनाए। और पाथर का मतलब पत्थर। और गाथा का मतलब कथा। अब जो है हम इस पाठ में जो कविता है, इस कविता का हम सबसे पहले संदर्भ प्रसंग सहित हम भावार्थ को पहले समझते हैं। तो इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश, नदियों नदियों माँ की ममता, बरसा बिरसा मेवा, और सांची गौतम वाड़ी गूंजे उज्जैनी महदेवा। दंडक बीने बेर भिलनी प्रभु सत्कार विशेष, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। तो संदर्भ हम क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश का गीत नामक पाठ 15 से ली गई हैं और इसके रचयिता राजेंद्र अनुरागी हैं। और प्रसंग में क्या लिखेंगे? इस कविता के माध्यम से कवि ने मध्य प्रदेश का गौरव गान किया है। तो संदर्भ और प्रसंग जितनी भी पंक्तियां हैं सबका सेम रहेगा। अब भावार्थ हम समझते हैं। कवि कहता है कि हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडार ग्रह है। यहाँ वर्ष भर शीतल जल प्रदान करने वाली ममतामयी नदियां हैं, मीठे फल और छाया देने वाले पेड़ हैं। यहाँ के सांची में आज भी भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश वातावरण में गूंजते हैं। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान महादेव विद्यमान हैं। यहाँ के दंडक वन मतलब जहां भगवान राम अपने वनवास के दौरान गए थे, में आज भी सबरी भीलनी अपने झूठे बेरों मतलब किंतु सच्ची सेवा भक्ति से प्रभु राम का स्वागत सत्कार करती प्रतीत होती है। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडार ग्रह है। इस प्रकार से उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ या फिर हम भावार्थ भी जिसे हम कहेंगे आपको ऐसे लिखना है। चलिए अगली पंक्तियां हैं। मुनि अगस्त की सोम ऋचाएं, लोपा मुद्रा गाएं, विंध्या करे प्रणाम रोशनी सागर तक लहराए, पचमढ़ी वन फूल सजाए द्रुपद सुता के केस, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आपको गाना है। अब संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह रहेगा। भावार्थ हम समझते हैं इन पंक्तियों का। कवि मध्य प्रदेश का गौरव गान करते हुए आगे लिखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध ऋषि अगस्त के वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण स्वयं उनकी पत्नी लोप मुद्रा जो उनके साथ दक्षिण भारत गई थी करती हैं। और विशाल विंध्याचल पर्वत इस पावन प्रदेश को प्रणाम मतलब नमस्कार करता है और इसके गौरव प्रकाश को सुदूर सागर तक पहुंचाता है। सुप्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल पचमढ़ी अपनी प्राकृतिक सुंदरता रूपी पुष्पों से राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के बालों की सज्जा करता प्रतीत होता है। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडार ग्रह है। इस प्रकार से आप भावार्थ लिखेंगे। अगली पंक्तियां हैं। भोज विक्रम की गाथा गाए, मालव माटी और आदि सभ्यता का प्रतीक है पूर्ण नर्मदा घाटी, कण कण धरती में बिखरे हैं पुरातत्व अवशेष, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। तो संदर्भ एवं प्रसंग पहले की तरह लिखना है। भावार्थ लिखते हैं उपरोक्त पंक्तियों का। प्रसिद्ध मालवा की माटी में चारों ओर आज भी धार के सुप्रसिद्ध राजा भोज और उज्जैनी के इतिहास निर्माता विख्यात सम्राट राजा विक्रम जिन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया का यश गान गूंजता है।
यहाँ की नर्मदा घाटी मानव इतिहास के प्रारंभ का साक्षात प्रतीक है और मध्य प्रदेश की धरती के एक एक कण में पुरातात्विक महत्व के अवशेष चारों ओर बिखरे पड़े हैं। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडार गृह है। इस प्रकार से आप भावार्थ लिखेंगे। अगली पंक्तियां हैं, पाव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्य कटोरा, शीश ग्वालियर वक्ष मालवा चेतन पूरा पूरा, खजुराहो में जीवन हुलसे धर पाथर का वेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आपको गाना भी है। संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह रहेगा। भावार्थ हम लिखते हैं, मध्य प्रदेश अपनी खनिज संपदा और खाद्यान्न उपज के कारण भी देश विदेश में जाना जाता है। मानव रूपी मध्य प्रदेश का मस्तक ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर है, जो इसका सीना मालवा संभाग है। सच्चाई यह है कि इस प्रदेश का प्रत्येक हिस्सा जीवंत है। अपनी सुंदर कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध खजुराहो को देखकर ऐसा लगता है मानो पत्थरों की मूर्तियों में जीवन बसता है। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडार गृह है। इस प्रकार से आप भावार्थ लिखेंगे। अगली पंक्तियां हैं, ग्राम स्वराज बापू का सपना गांव गांव ठाले, गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले, भारी विद्युत यंत्र हमारे पहुंचे देश विदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। तो संदर्भ एवं प्रसंग पहले की तरह लिखना है। भावार्थ हम लिखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में बापू के आदर्श ग्राम स्वराज का सपना सच होता दिखता है। चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध पर उत्पादित विद्युत ऊर्जा मतलब बिजली से समूचा मध्य प्रदेश जगमगाता है। यहाँ के कल कारखानों में तैयार भारी विद्युत यंत्रों की मांग देश विदेश में है। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडार गृह है। चलिएगा, अगली पंक्तियां हैं, भारत भर के लोग यहाँ हैं, सबकी अपनी बोली, लेकिन हिंदी बनी हुई है सबकी प्रिय हमजोली, हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश, भारत माँ का हृदय हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। इस प्रकार से इन पंक्तियों गाना है। संदर्भ एवं प्रसंग पहले की तरह रहेगा। भावार्थ हम लिखते हैं, मध्य प्रदेश भारत के मध्य मतलब अर्थात हृदय में स्थित है। भारतवर्ष के कोने कोने से लोग यहाँ आते बसते हैं। यूं तो यहाँ सबकी अपनी भाषा है, किंतु हिंदी से विशेष प्रेम से राष्ट्रभाषा को इस प्रदेश विशेष सम्मान और स्थान प्रदान किया है। वास्तव में देश के हृदय स्थल मतलब मध्य में बसा मध्य प्रदेश हम सभी के हृदय में बसता है। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश भारत माता का हृदय है। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडार गृह है। इस प्रकार से जो है हमने इस पाठ में जो मध्य प्रदेश का जो गीत था, इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग और भावार्थ हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा और इस प्रकार से आपको लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, प्रश्न है, गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है? तो उत्तर लिखेंगे, सांची में गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है। इन प्रश्नों के उत्तर को याद भी करना है। अगला है, मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं? तो उत्तर लिखते हैं, मालवा की धरती पर भोज और विक्रमादित्य जैसे अनेक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर लिखते हैं, मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष नदी घाटी में बहुतायत में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में किन किन स्थानों का चित्रण हुआ है? लिखिए। तो उत्तर लिखते हैं, कविता में मध्य प्रदेश के सांची, उज्जैन, दंडकवन मतलब डंडक वन और विंध्याचल पर्वत, पचमढ़ी, मालवा, नर्मदा घाटी, ग्वालियर, खजुराहो, गांधी सागर बांध इत्यादि स्थानों का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विशेषताएं दर्शाते हुए 5 वाक्य लिखिए। तो पहला है, मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडार गृह है। मध्य प्रदेश में कई प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। मध्य प्रदेश में खनिज संपदा बहुतायत में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। अगली लाइन है, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े बांध और कल कारखाने हैं। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर लिखते हैं, पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का इकलौता पहाड़ी पर्यटन स्थल होने का गौरव प्राप्त है। यह अपने प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है तीसरा, टिप्पणी लिखिए डंडक, अगस्त और विक्रम पे।
तो दंडक में लिखते हैं दंडक वन, यहां भगवान राम वनवास के लिए गए थे। और अगस्त का मतलब मुनि अगस्त मतलब एक प्रसिद्ध ऋषि थे। और विक्रम मतलब राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट थे, मतलब राजा थे, जिन्होंने विक्रम संवत का प्रारंभ किया। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पांव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा। इसका मतलब है हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। हमारे देश में पर्वत, खनिज और चट्टानों का भंडार है और हमारे देश की भूमि उपजाऊ है और यहाँ भरपूर अनाज पैदा होता है। इस प्रकार से आपको अर्थ लिखना है। अगला है, गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले। तो इसका अर्थ लिखते हैं कि इस पंक्ति का अर्थ है कि गांधी सागर बांध से मिलने वाली बिजली ने हर घर को रोशन कर दिया। इस प्रकार से इसका अर्थ लिखेंगे। तीसरा है, हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश। तो इसका अर्थ लिखते हैं कवि का मन और भावनाएं देश से जुड़ी हैं, उनका हृदय देश में बसा है, यानी वे अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और देश उनके हृदय में बसा है, यानी देश उनके लिए अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से जो है आपने इन प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे। तो 3 भी कंप्लीट हो गया, 4 भी कंप्लीट हो गया। अब 5वां नंबर का प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। उज्जैनी में खाली स्थान का प्रसिद्ध मंदिर है महाकालेश्वर का। तो यहां पे महाकालेश्वर लिख देंगे। बौद्ध स्तूप में स्थित है सांची। भगवान राम ने सबरी के खालिस्तान खाए थे बेर। ग्राम स्वराज खालिस्तान का सपना था गांधी जी का। विंध्याचल खालिस्तान में स्थित है मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से हमने जिसमें सही का निशान लगाया है आप उन शब्दों को यहां पे लिख देंगे। भाषा अध्ययन, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। चलेगा, जैसे मां, मध्य प्रदेश, सांची, दंडक, सत्कार, विशेष, अगस्त्य, ऋषाएं, विंध्या, पुरातत्व, अवशेष और स्वराज। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिएगा, नदी के 3 पर्यायवाची हैं, सरिता, तटीनी, तरंगिनी। घर के 3 पर्यायवाची शब्द हैं, गृह, सदन, निकेतन। और धरती के 3 पर्यायवाची शब्द हैं, भू, भूमि, धरा। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, नीचे बने चौखाने में कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द लिखे हुए हैं। आप शब्द और उनके विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। चलिए, यहां पर शब्द है गुड़, तो हमने 1 नंबर लिखा। तो इसका विलोम होगा अवगुण, इसमें भी हमने 1 नंबर लिख दिया। ठीक। अब अधर्म है, तो अधर्म में हम 2 नंबर लिखा। तो इसका विलोम शब्द कहां है? धर्म, ये है, इसमें भी हमने 2 नंबर लिख दिया। जोड़ी बनाना है। पश्चिम, तो पश्चिम का विलोम क्या होगा? इसमें 3 नंबर लिखा तो होगा पूर्व। ठीक है। ये चंद्रमा, तो चंद्रमा में हमने 4 नंबर लिखा, इसका विलोम होगा सूर्य, तो इसमें भी हमने 4 नंबर लिख दिया। अब इधर आइए, शत्रु, तो शत्रु का उल्टा होगा मित्र, तो इसमें हमने 5 नंबर लिखा और ये रहा मित्र, शत्रु का विलोम मित्र। मृत्यु, तो मृत्यु का विलोम शब्द क्या होगा? जन्म होगा, तो इसमें हमने 6 नंबर लिखा, तो ये इसमें भी हमने 6 नंबर लिखा। अंत, तो अंत का विलोम होगा प्रारंभ, तो इसमें हमने 7 नंबर लिखा और इसमें भी 7 नंबर लिखा। प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में हमने 8 नंबर लिखा, तो इसका विलोम होगा अनुकूल, तो इसमें भी हमने 8 नंबर लिख दिया। अब यहां पर है आदर, तो आदर शब्द में हमने 9 नंबर लिखा। आदर का विलोम होगा अनादर, तो इसमें भी हमने 9 नंबर लिख दिया। अब क्या बचा? गुरु बचा, तो गुरु में हमने 10 नंबर लिखा, तो इसका विलोम होगा शिष्य। इस प्रकार से हमने यहां पर विलोम शब्दों के साथ में जोड़ी बना दिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए, पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। चलिए, गौतम मतलब भगवान बुद्ध का एक नाम, गौतम, ये रहा। ठीक। सबरी मतलब भील जाति की एक संत महिला। सोम का मतलब प्राचीन समय पिया जाने वाला एक पेय। पुरातत्व का मतलब वे वस्तुएं, स्थान आदि जो बहुत पुरानी हो। द्रुपद सुता का मतलब
राजा द्रुपद की पुत्री, ऐसा मिलान कर देंगे। और अब हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न में। आइए समझिए, क वर्ग ये है और ख वर्ग ये है। लड़का लड़की, युवक युवती, दास दासी, छात्र छात्रा, पुत्र पुत्री, पिता माता। अब यहां पढ़िएगा, उपयुक्त वर्ग क के शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है निश्चित रूप से, और वर्ग ख में लिखे शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अब जानिए, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से आप लिंग सीख रहे हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नीचे देखते हैं, कुछ मनुष्येतर प्राणीवाचक संज्ञाओं से दोनों जातियों का बोध होता है, जैसे पक्षी, कौवा, भेड़िया, चीता आदि। प्राणियों के समुदायवाचक नाम भी व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंग समूह झुंड, दल, संघ और ये मंडल, ये पुल्लिंग समूह में आएंगे। स्त्रीलिंग समूह में सभा, टोली, सरकार, पंचायत। अब देखिएगा, यहां दल बुलाई गई है कभी नहीं कहते, दल बुलाया गया है कहते, इसलिए यहां पर पुल्लिंग समूह का जो नाम है वो यूज हो रहा है। स्त्रीलिंग में जैसे आज सफा रखी गई है, इसलिए यहां पर स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए यहां पर स्त्रीलिंग समूह में रखा गया, ठीक है ना। अब संज्ञाओं में ई, नी, ता, आनी, इका, आ और आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बन जाता है, जैसे युवक तो युवती, छात्र छात्रा, पंडित पंडिताइन। तो प्रत्यय लगाने से यहां पे आप देख रहे हैं शब्द जो है स्त्रीलिंग का रूप बन जाता है। चलिएगा, अब हम चलते हैं अगले पेज में। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग कीजिए। यहां शब्द दिए हैं, स्त्रीलिंग में लिखेंगे जेठानी, भीलनी, काली, लड़की, शेरनी और सभा, और आप पुल्लिंग में लिखेंगे सेठ, मुखिया, भील, देवर, घोड़ा, काला, लड़का, शेर और समूह। इस प्रकार से जो है आप यहां पे लिख लेंगे। निम्नलिखित देशज शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। अब यहां पे माटी को मिट्टी लिखेंगे, अनमोल को अमोल को अनमोल लिखेंगे, आलस को यहां पे आलस्य लिखेंगे, पाथर को पत्थर लिखेंगे, अवगुण को अवगुण लिखेंगे, और ओबन को जोबन को यौवन लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देशज शब्द को हमको यहां पर हिंदी मानक रूप लिखना है, जोबन का हमने यौवन लिख दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 15 जो है यहां पे पूर्ण कर लिया है। इस पाठ में जो कविता थी इसको हमने बहुत ही अच्छे से गाया, और साथ ही संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ को समझा, और अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए थे उन प्रश्नों के उत्तर भी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।